भारत एक ऐसा देश जहां राजनीति सिर्फ सरकार बनाने का खेल नहीं, बल्कि पहचान, विचारधारा और भावनाओं की लड़ाई भी होती है। इसी राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है पश्चिम बंगाल, एक ऐसा राज्य जिसने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, लेकिन आज कई सवालों के घेरे में है। क्या आज का बंगाल वही है जिसने देश को दिशा दी थी, या अब यह राजनीति हिंसा, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण का प्रतीक बन गया है? इस बदलती तस्वीर के बीच में ममता बनर्जी, एक ऐसी नेता जिन्होंने परिवर्तन का नारा देकर 34 साल पुरानी सत्ता को खत्म किया और खुद को आम जनता की आवाज के रूप में पेश किया। समर्थकों के लिए उन्होंने गरीबों को योजनाएं दी, महिलाओं को सुरक्षा और जनता को सीधा जुड़ाव दिया। लेकिन आलोचकों के लिए उनके शासन में हिंसा, भ्रष्टाचार और आर्थिक ठहराव जैसे मुद्दे बढ़े। तो असली सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी ने बंगाल को आगे बढ़ाया या सिर्फ सत्ता बदली? तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत भारी थी, खास तौर पर वेस्ट बंगाल के लिए। पार्टीशन ऑफ इंडिया ने सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं खींची, बल्कि समाज, संस्कृति और राजनीति को गहराई तक तोड़ दिया। बंगाल दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा इंडिया में रहा, जिसे आज हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में गया, जिसे बाद में बांग्लादेश के रूप में पहचान मिली। इस बंटवारे का सबसे बड़ा असर था शरणार्थियों पर। लाखों लोग अपने घर छोड़कर पश्चिम बंगाल आए और इससे राज्य पर आर्थिक और सामाजिक दबाव अचानक बढ़ गया। रोजगार की कमी, संसाधनों पर बोझ और बढ़ती गरीबी ने समाज को अस्थिर कर दिया। फिर भी शुरुआती दशकों में बंगाल सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं था, यह बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से भारत का सबसे मजबूत केंद्र बना रहा। लेकिन धीरे धीरे जमीनी हकीकत बदलने लगी। बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक ठहराव और आम लोगों की परेशानियों ने जनता के भीतर असंतोष पैदा किया। कांग्रेस का प्रभाव कमजोर होने लगा और लोग नए विकल्प तलाशने लगे। यही वो मोड़ था जहां बंगाल की राजनीति ने करवट ली और एक नए राजनीति युग की शुरुआत हुई। सन 1977 सत्ता में आया लेफ्ट फ्रंट और इसके सबसे प्रमुख चेहरे बने ज्योति बासु। यह सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं थी, यह एक विचारधारा की जीत थी। लेफ्ट फ्रंट ने खुद को गरीबों, किसानों और मजदूरों की आवाज के रूप में पेश किया। उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया, लैंड रिफॉर्म्स, ऑपरेशन वर्गा जैसे कार्यक्रमों के जरिए किसानों को जमीन पर अधिकार दिए गए। बिचौलियों की ताकत कम हुई और ग्रामीण समाज में एक तरह की समानता लाने की कोशिश की गई। साथ ही पंचायत सिस्टम को मजबूत किया गया। सत्ता को गांव-गांव तक पहुंचाया गया, जिसमें आम लोगों की भागीदारी बढ़ी। उस समय यह मॉडल पूरे भारत में एक उदाहरण बना। इस दौरान इंडस्ट्री धीरे धीरे बंगाल से बाहर जाने लगी। बड़े निवेशकों ने राज्य से दूरी बनानी शुरू कर दी। वजह बताई गई कड़े लेबर लॉ, बार बार हड़ताल और एक ऐसा माहौल जहां उद्योगों को स्थिरता नहीं मिल रही थी। नतीजा ये हुआ कि नई फैक्ट्रियां कम लगी, रोजगार के अवसर घटे और युवा बेहतर भविष्य के लिए दूसरे राज्यों की ओर जाने लगे। यानी एक तरफ ग्रामीण इलाकों में सामाजिक न्याय और समानता की कोशिश हुई, लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक विकास की रफ्तार धीमे पड़ गई। अब सवाल उठता है कि क्या लेफ्ट फ्रंट ने सच में गरीबों को ऊपर उठाया, या उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया जहां सबको बराबर तो रखा गया, लेकिन आगे बढ़ने की रफ्तार ही रुक गई। आगे चलकर बंगाल राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनी और इसी ठहराव के खिलाफ एक नई आवाज उभरने लगी। एक महिला, साधारण साड़ी, हवाई चप्पल, न केवल शाही अंदाज, न कोई बड़ी राजनीतिक विरासत, लेकिन आवाज ऐसी जो सीधे सत्ता को चुनौती देती थी, ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल की राजनीति में उस समय लेफ्ट फ्रंट का दबदबा था। 30 साल से ज्यादा समय तक एक ही विचारधारा सत्ता में थी। ऐसा लगने लगा था कि बदलाव अब शायद मुमकिन ही नहीं। लेकिन हर लंबे शासन के साथ एक चीज पैदा होती है, थकान और गुस्सा। और यही गुस्सा ममता बनर्जी ने महसूस किया। उन्होंने खुद को एंटी लेफ्ट चेहरे के रूप में पेश किया। सड़क पर आंदोलन, संसद में विरोध और जनता के बीच लगातार मौजूदगी।
उन्होंने राजनीति को सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे संघर्ष का भी रूप दिया। फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया, सिंगौर और नंदीग्राम। यह सिर्फ दो जगहों के नाम नहीं थे, ये एक आंदोलन के प्रतीक बन गए। सरकार द्वारा किसानों की जमीन इंडस्ट्री के लिए अधिग्रहित की जा रही थी। एक तरफ सरकार इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ किसान अपनी जमीन बचाने के लिए सड़कों पर थे। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को सिर्फ एक विरोध नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे एक जन आंदोलन बना दिया। उनकी छवि बनी एक ऐसी नेता जो आम आदमी के साथ खड़ी है, जो सत्ता के खिलाफ लड़ रही है, और यही नैरेटिव धीरे धीरे पूरे बंगाल में फैल गई। साल 2011, वो साल जब इतिहास ने करवट ली। 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट सरकार गिर गई और सत्ता में आई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, यह एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत थी। क्या ये सच में परिवर्तन था या सिर्फ सत्ता का चेहरा बदला था? क्योंकि आंदोलन से सत्ता तक का सफर अक्सर सबसे कठिन परीक्षा होता है। जब ममता बनर्जी ने सत्ता संभाली तो उन्होंने सिर्फ सरकार नहीं बदली, उन्होंने एक वादा दिया, परिवर्तन। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या यह परिवर्तन जमीन पर दिखा? समर्थकों की नजर से देखें तो तस्वीर काफी अलग दिखती है। उनका कहना है कि वेस्ट बंगाल में पहली बार गरीबों को सीधा फायदा मिला। कन्याश्री, सबूत साथी जैसी योजनाओं से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला। ग्रामीण इलाकों में सड़कों, बिजली और बुनियादी सुविधाओं पर काम हुआ। मुफ्त राशन और सामाजिक योजनाओं ने गरीब वर्ग को राहत दी। उनके समर्थक कहते हैं कि दीदी ने सिस्टम को इंसानों के लिए काम करना सिखाया। सरकार अब सिर्फ अमीरों के लिए नहीं रही, लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। आलोचक एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। उनका आरोप है कि राजनीतिक हिंसा पहले से ज्यादा बढ़ी है। चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। बड़े उद्योग आज भी बंगाल से दूरी बनाए हुए हैं और बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस शब्द की होती है वो है सिंडिकेट राज, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां छोटे से छोटे काम में भी राजनीतिक नेटवर्क का दखल और कमीशन कल्चर हावी हो। अब सवाल सीधा है, क्या परिवर्तन का मतलब सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स देना है या फिर असली बदलाव वो होता है जहां इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर और अपॉर्चुनिटी भी मजबूत हो? और यही बंगाल की राजनीति को इतना जटिल और दिलचस्प बनाती है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है पहले बंगाल की राजनीति क्लास पॉलिटिक्स पर आधारित थी, गरीब वर्सेस अमीर, मजदूर वर्सेस पूंजीपति। लेकिन अब यह धीरे धीरे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में बदल रही है, जहां धर्म और समुदाय अहम मुद्दा बनते जा रहे हैं। यहीं से एंट्री होती है बीजेपी की। बीजेपी ने बंगाल में अपनी पकड़ बनाने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों और पहचान की राजनीति को जोर शोर से उठाया। वहीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगा कि वह माइनॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति करती है। अब सच्चाई क्या है? क्या बीजेपी सच में पोलराइजेशन ला रही है या टीएमसी पहले से ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेल रही थी? या दोनों पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के लिए नैरेटिव बना रही हैं? और शायद यही वजह है कि यहाँ चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकली बैटल बन चुका है। 2014 के बाद वेस्ट बंगाल की राजनीति में एक ऐसा बड़ा बदलाव दिखने लगा जहां पहले मुकाबला मुख्य रूप से क्षेत्रीय और लेफ्ट पार्टियों के बीच होता था, तो वहीं अब एक राष्ट्रीय ताकत ने एंट्री ली है, बीजेपी। धीरे धीरे बीजेपी ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया और यहीं से साफ हो गया कि अगला विधानसभा चुनाव साधारण नहीं होने वाला। फिर आया 2021, एक ऐसा चुनाव जिसे मिनी लोकसभा कहा गया। एक तरफ थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी रैलियां, भाषण और पूरी पार्टी मशीनरी बंगाल में उतर चुकी थी। दूसरी तरफ थी ममता बनर्जी, जो खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश कर रही थी। यह चुनाव सिर्फ दो पार्टियों का नहीं था, यह आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर का नैरेटिव बन गया। बीजेपी का फोकस था राष्ट्रवाद, विकास और पहचान की राजनीति, तो वहीं टीएमसी का फोकस था क्षेत्रीय गर्व, वेलफेयर स्कीम्स और स्थानीय जुड़ाव। नतीजा,
भारी टक्कर के बाद ममता बनर्जी ने एक बार फिर जीत हासिल की, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। बीजेपी ने वोट शेयर में जबरदस्त बढ़ोतरी की, कई पारंपरिक गढ़ हिल गए और राजनीतिक हिंसा की खबरें भी सामने आई। अब सवाल और भी बड़ा हो गया, क्या यह जीत ममता बनर्जी की ताकत दिखाती है या यह संकेत है कि उनकी चुनौती अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है? क्योंकि बंगाल की राजनीति में अब मुकाबला एक तरफा नहीं रहा, यह एक लगातार चलने वाली टक्कर बन चुका है, जहां हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है। वेस्ट बंगाल की राजनीति में एक सवाल बार बार गूंज रहा है, क्या ममता बनर्जी की वापसी अब पहले जितनी आसान नहीं रही? सबसे बड़ा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद जनता के बीच नाराजगी आना लगभग तय होता है। लोग बदलाव चाहते हैं, चाहे सरकार ठीक ही क्यों ना हो। दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार का आरोप। कई घोटालों और राजनीतिक विवादों ने सरकार की छवि पर सवाल खड़े किए हैं। तो तीसरा है बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव। बीजेपी अब सिर्फ एक विपक्ष नहीं बल्कि सीधी टक्कर देने वाली ताकत बन चुकी है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है उनका ग्राउंड कनेक्ट। वो आज भी दीदी के रूप में सीधे जनता से जुड़ी हुई दिखती हैं। उनकी वेलफेयर स्कीम जैसे मुफ्त राशन, महिलाओं और छात्रों के लिए योजनाएं एक बड़ा वोट बैंक तैयार करती है। इसके अलावा विपक्ष की एकजुटता की कमी भी उनके लिए फायदा बनती है। अगर विरोधी वोट बढ़ जाते हैं तो फायदा सीधे टीएमसी को मिलता है। और सबसे अहम, उनकी पर्सनल इमेज, एक फाइटर लीडर की छवि जो बड़े बड़े नेताओं से सीधे टकराती है। यह नैरेटिव अभी भी काम करता है। अगर जनता वेलफेयर और स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देती है तो ममता बनर्जी मजबूत है। अगर गुस्सा, बेरोजगारी और बदलाव की चाह हावी होती है तो चुनौती गंभीर है। यानी सच यही है कि बंगाल का अगला चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा, यह तय करेगा कि दीदी की पकड़ अभी भी कायम है या बदलाव की हवा फिर से चलने वाली है। बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं, यह एक राजनीतिक प्रयोगशाला है। वेस्ट बंगाल आज भी वही जगह है जहां विचार टकराते हैं, जहां आइडियोलॉजी सिर्फ किताबों में नहीं सड़कों पर दिखाई देती है। यहाँ चुनाव सिर्फ वोट नहीं बल्कि एक माइंडसेट की लड़ाई होती है, और इस लड़ाई के केंद्र में खड़ी हैं ममता बनर्जी। तो बंगाल की सच्चाई क्या है? अब फैसला आपका है। अगर आपको लगता है कि बंगाल सही दिशा में जा रहा है तो कमेंट करिए और अपनी राय जरूर दीजिए। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।